इक्विलिब्रियम। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया गया था कि जो मॉलिक्यूल है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पहले को इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी दो टाइप का होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है मृदुल? आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे, जैसे HCl, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में पार्सली डिसोसिएट हो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। तो ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला ये है तुम्हारा, है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट। वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो वाटर में डिसोसिएट न हो, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। जो आयंस नहीं बनाए बेटा उसको तुम बोलोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एसिटिक एसिड, ये आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसिटिक एसिड क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये नॉन कंडक्टिंग होगा। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अन्य केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट में बताया था वही यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो इसको यहाँ पर फिर से दोबारा डिफाइन किया गया है। इट मे बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which dissociates into ion. It is represented by alpha। ठीक है। तो इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है कि इनिशियली कितना नंबर ऑफ मोल्स था और उसमें से कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ। ठीक है। टोटल में से जितना डिसोसिएट होगा उसी को बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब जितना डिसोसिएट हो जाए आयंस वही उसका अल्फा होगा। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कौन कौन से फैक्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट कर सकता है? तो पहला था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है ना। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो तेजी से डिसोसिएट हो जाता है। फर्स्ट फैक्टर तुम्हारा हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड फैक्टर है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भी रोल देख लो बेटा। जैसे तुम्हें किसी सॉल्ट को डिजॉल्व करना है, अगर तुम सॉल्वेंट को चेंज कर दोगे तो उसका सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगा। जैसे NaCl को तुम वाटर में डिजॉल्व करके देखो और सेम NaCl को तुम ऑयल में या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके देखो, तो ऑयल में तो बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्ट। ठीक है। इसका मतलब अगर तुमने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो डिसोसिएट होने का प्रॉपर्टी है, वो कम हो जा रहा है सॉल्ट का। ठीक है। तो सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। अगर किसी सॉल्ट को डिजॉल्व करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्ट क्या होगा? तेजी से डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर है डाइल्यूशन। अगर कोई सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको डाइल्यूट करो, डाइल्यूट करने पर जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाएगा। पता है ना बेटा? जैसे हमारे पास सॉल्ट NaCl है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालो, 2-3 ड्रॉप वाटर डालो तो नहीं डिजॉल्व होगा। अगर तुमने सॉल्ट को एक गिलास वाटर में डाला है बेटा तो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर 1 स्पून NaCl और 1 स्पून तुमने वाटर लिया तो डिजॉल्व नहीं होगा, है ना। इसका मतलब कि जितना ज्यादा जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे, जितना ज्यादा तुम वाटर सॉल्वेंट डालोगे, उतना ज्यादा वो डिजॉल्व होगा। इसमें एक और बेटा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या? यहाँ लिखा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है। इसका डेरिवेशन भी ऊपर है, ये इसका डेरिवेशन यहाँ पर है ना, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है इसका डेरिवेशन यहाँ पर। ठीक है। ड्राइव करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया, ड्राइव करने के बाद लास्ट में लिखा हुआ अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Kv। V यहाँ पर है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम करोगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। देखो इक्वल टू है ना, K यहाँ पर कांस्टेंट है,
ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ के वी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है बेटा, स्क्वायर रूट का रिलेशन यहाँ पर। तो यही यहाँ लिखा गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ दिया गया है। तो क्या तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे स्टार्टिंग से, या है तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लिए हो? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं। वीडियो आज का नहीं होगा, आज का रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो, ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ से तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो तुम नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास हुआ था वहां से तुम ले सकते हो। फोर्थ फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर यहाँ पे लिखा गया है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर तुम कोई कॉमन आयन डाल देते हो, ठीक है, तो कॉमन आयन से जो सॉल्ट है, सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड, में इसको थोड़ा सा कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मान लो एसिटिक एसिड है, दिख रहा है बेटा थोड़ा बहुत, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड है तो ये एसिटेट आयन देगा और H प्लस देगा। ठीक है, एसिटेट आयन और H प्लस है। एक मिनट थोड़ा रुकना, पेन का यूज कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा। तो CH3, तो अगर तुम एसिटिक एसिड लिए हो और एसिटिक एसिड में एसिड को तुमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो एसिटेट आयन H प्लस देगा। तो अगर कोई कॉमन आयन हो, कॉमन आयन मतलब क्या होगा, आयन से तुम्हारा एसिटेट आयन हो गया, दूसरा आयन H प्लस है, तो इन दोनों आयन में से कोई भी एक आयन तुमने डाल लिया है सोल्यूशन में, तो इसका जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ए कॉमन आयन और सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल, हाँ तो एग्जांपल नोट कर लोगे। आगे है थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये किया था क्लास, ये वाला, ये तो नेक्स्ट क्लास में हुआ था, पहले क्लास में नहीं था ये सेकंड क्लास में। यस सर, ये थोड़ा किया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? यस सर। नो सर। एसिड बेस में डाउट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट तक फर्स्ट क्लास में था। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड क्लास है, तो इससे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पीएच कैलकुलेशन वगैरह होगा इसी में। ठीक है बेटा, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? ओके, तो एक बार और देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्विकली बताया है ना, तो ये सब जो है 1.5 घंटे क्लास में हुआ था। ठीक है, तो एक बार वीडियो देखना, और जहां पर तुम्हें डाउट लगे जो टॉपिक में, उस टॉपिक को नोट कर लेना है एक बार। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें लगे कि हाँ इस पॉइंट में डाउट है, इसको जरूरत है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको नोट कर लेना और फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, चलो ठीक, कोई बात नहीं। और किसी को कोई डाउट है मृदुल के अलावा? कुणाल, प्रियांशु, जतिन? हाँ कुणाल बोलो, क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 36। किस क्वेश्चन में? जो टेस्ट हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36 जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट का भी डिसीजन नहीं होगा। टेस्ट का जो डिसीजन है इससे पूरा क्लास आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट में तो सबको डाउट होगा ना। तो क्लास 4 बजे स्टार्ट हुआ था, तो जो टेस्ट में डाउट है उसके अलावा कोई डाउट तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, तो 1 मिनट में, हाँ बोलो प्रियांशु, बोलो। मतलब जब पीपी जैसे पी मतलब पीएक्स के साथ बॉन्ड बनाता है और पीवाई के साथ, हाँ ऐसे मतलब डी में होता है क्या, डी ऑर्बिटल में भी कुछ?
डी ऑर्बिटल में भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, लेकिन डी ऑर्बिटल का नहीं पढ़ना है बॉन्डिंग, ठीक है। डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो अभी तुमने पढ़ा है अल्फा, सॉरी, सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड के अलावा भी बॉन्ड होता है, डेल्टा बॉन्ड, एप्सिलॉन बॉन्ड, गामा बॉन्ड, ये सब भी होता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ही पढ़ेंगे और कोई बॉन्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक बेटा। अभी पीडी और डीडी को नहीं पढ़ना? नहीं, क्लास 12th में नहीं है वो। तो डीप पाई पढ़ना है थोड़ा सा, उसको बता दूंगा मैं जहां पर भी आएगा। वो दूसरे टाइप का बॉन्ड है, तो डीपी पढ़ना है, और कहाँ पढ़ना मैं बता दूंगा, उसको अलग से बीबीटी में नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट। हाँ बोलो। हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन है तो मतलब वो हमेशा सेंट्रल एटम का ही करेंगे कि मतलब साइड वाले एटम का भी करेंगे? हाइब्रिडेशन किसी भी एटम का हो सकता है, लेकिन जब हम लोग बीबीटी पढ़ते हैं तो वहां पर सेंट्रल एलिमेंट का ही हाइब्रिडेशन निकालते हैं। जैसे अगर तुम बात करोगे H2SO4 का, ठीक है, तो H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ठीक है, H2SO4 में सल्फर का भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। तो ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 आएगा, सल्फर का भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, लेकिन सेंट्रल एलिमेंट क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो याद रखो, हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग जो स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं वो सेंट्रल एलिमेंट का ही प्रिडिक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन सेंट्रल एलिमेंट का निकलेगा, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ सर। अभी 8 मिनट है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सब आ गए या कुछ लोग आ रहे हैं अभी? एक मिनट। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। तो अगर टेस्ट में डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? टेस्ट में किसी को कोई डाउट है टेस्ट पेपर में, जो टेस्ट हुआ था फोर्थ नाइटली? यस सर, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बोलना। क्वेश्चन नंबर 36। 36। The position of equilibrium for a system when Kc is equal to this can be described as being favored. The concentration product is relatively, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा ना, वेरी लो। बी पार्ट होगा, लेफ्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, केसी को देखो बहुत ही कम है, दिख रहा है बेटा, 10⁻⁻15। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो न्यूमरेटर का वैल्यू बहुत कम होगा, इसका मतलब जो तुम्हारा रिएक्शन है वो तुम होगा ही नहीं, या तो बैकवर्डेशन होगा या फिर जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही स्मॉल होगा, स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 39। 39। तो 39 लिखा गया है, कंसिडर द रिएक्शन N2 plus thrice H2 gives twice NH3. Equilibrium constant of this reaction is Kp. If pure ammonia is left to dissociate, the partial pressure, if pure ammonia is left to dissociate, okay, the partial pressure of ammonia at equilibrium is given by PNH3 is less than P total at equilibrium, where P is equal to total pressure at equilibrium, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट किया गया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं
एक स्पेस ले लो यहाँ पर। जो तुम्हारा रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ बोला गया N2 प्लस थ्राइस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NH3, है ना। ये रिएक्शन दिया गया है, मैं दोबारा देख लेता हूँ। N2 प्लस थ्राइस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NH3। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर इसका कुछ अमाउंट रहा होगा अमोनिया का, इसको x लिख लेते हैं। ये दोनों 0 0 होगा। टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर जो x से कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, x माइनस y कर लेते हैं कि y मोल डिसोसिएट हुआ x में से, ठीक है। तो x में से y डिसोसिएट हुआ तो H2 कितना बनेगा, ये जो थ्राइस H2 है। तो मैं यहाँ 2y करें थोड़ा सा इजी करने के लिए, मान लेते हैं 2y डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y एंड 2 का हाफ हो जाएगा y। यही है रिएक्शन, मैंने लिख दिया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज Kp। प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय। और ये भी दिया गया है यहाँ पर हिंट, assume that partial pressure of ammonia is less than total pressure where P is equal to total pressure at equilibrium, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो मैंने लिख दिया वहां पर इक्वेशन, और यहाँ पर जो एक्स वाई लिखा है ये नंबर ऑफ मोल्स है इक्विलिब्रियम पर। Kp दिया गया है, Kp क्या है बेटा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्यूब। ये होगा ना, ठीक है, यही होगा, ठीक है। ये लिख लिया। तो अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो हम डाल्टन्स लॉ से लिखेंगे। तो डाल्टन्स लॉ में पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हो, मान लो तुम्हें PNH3 लिखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ये तो होगा। और टोटल प्रेशर को कैपिटल T लिख दिया गया, जो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर वो कैपिटल P है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया तुम्हें चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कैसे लिखोगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT, यही तो होगा, ठीक है। यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, y प्लस 3y प्लस x माइनस 2y। ये जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स थोड़ा सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, x, ये 4y माइनस 2y तो बचेगा 2y, x प्लस 2y, ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स x प्लस 2y हो गया। और इक्विलिब्रियम पर जो नंबर ऑफ मोल्स है तुम्हें मालूम है इतने नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर हैं। तो ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो Kp इज इक्वल टू, Kp का वैल्यू कितना दिया गया है, Kp का वैल्यू Kp ही रख दिया है, Kp, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया दैट इज x माइनस 2y डिवाइड बाई x प्लस 2y, ठीक है, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, होगा ये, होगा ना टोटल, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। फिर नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे, है ना, नीचे है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा y डिवाइड बाई x प्लस 2y इंटू P मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्यूब। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 3y डिवाइड बाई x प्लस 2y इंटू P होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके, है ना, ये सब ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो जो P वाला टर्म्स है उसको एक साथ रख लो, ठीक है। तो यहाँ देखो x और y को पूरा हटाना है किसी भी तरह से, जो x y नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर x y नहीं दिया गया है।
ठीक है। और तुम्हें निकालना क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना है ना। तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मतलब ये निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया वाला, ये वाला वैल्यू। तो अब यहाँ पर एक्स वाई दो अननोन हो गया है, कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया यहाँ पर। दो अननोन लेकर नहीं चलना चाहिए, सिंगल अननोन लेकर चलना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर इसमें जितनी भी चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों गलत हैं। कैसे मालूम चला तुम्हें गलत है? सर सॉल्व भी किया था। अच्छा, तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन उसका यूज किया था, PnH3 इज लेस देन P टोटल। यस सर, उसी की वजह से आएगा इसमें। और इसमें हमें अगर मोल्स लेंगे तो सर इसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे, तो इसलिए हमें इसमें हाँ क्योंकि हमें केपी लेना तो हमें प्रेशर लेना पड़ेगा। तो हमें इसमें हाँ। दे रखा है कि N2 गैस है और H2 गैस है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इसका इक्विलिब्रियम 1/Kp हो जाए। वही तो मैंने किया है, यहाँ पे उल्टा ही तो लिया है मैंने, देखो डायरेक्शन तो मान उल्टा ही लेते हैं किया। कि जो अमोनिया के मोल हैं, वो A प्रेशर कर रहे हैं एग्जर्ट, तो टाइम इक्वल टू 0 पे, तो N2 और H2 का प्रेशर 0 हो गया। अब मान लेते हैं कि जो x मोल अमोनिया डिसोसिएट होंगे वो 2p प्रेशर एक्सपेक्ट करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर आ जाएगा A-2p, N2 का आ जाएगा P और 3H2 का आ जाएगा 3p, है ना। तो यहाँ पे P0, क्योंकि P तो टोटल प्रेशर है। अब टोटल प्रेशर में अगर हम देखें तो जो टोटल प्रेशर है उसमें अमोनिया के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, तो इसलिए इसका जो टोटल प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा सिर्फ P + 3p। इसमें सिर्फ N2 और H2 का टोटल प्रेशर लेंगे, वो आ गया 4p0। 4p0 P दे रखा है, तो P0 आ गया P/4। अब इसमें लगाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kp की वैल्यू लिखेंगे, तो उससे आएगा 3/3/2 × P² × K⁻½ जो सर B से मैच कर रहा है, बस B में 3/½ लिखिए जबकि 3/2 होनी चाहिए। 3/½ होना चाहिए यहाँ पर, 3/½ तो है यहाँ। सर 3/3/2 होनी चाहिए। 3/3/2 यहाँ पर 3/1/2 है। 3/2 ऊपर वाले में तो है, यहाँ पर 3/3/2 नीचे यहाँ पर 1/2 कर दिया ना। यस ये सर। गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैंने दो वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल को यहाँ पर निकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुम सिंगल वेरिएबल लोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के टर्म से करोगे, इसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में करना है यहाँ पर। जैसे इसने बोला कि इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। वैसे मैंने उल्टा किया था, थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है रिएक्शन को, तो मैं ऐसे ही उल्टे से स्टार्ट कर रहा हूँ। अमोनिया तुम रिएक्टेंट ले लो यहाँ पे NH3, जब ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा N2, ठीक है, प्लस थ्राइस H2। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/Kp। तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मान लेते स्टार्टिंग में इसका नंबर ऑफ मोल्स तुमने यहाँ पर n लिया है, तो ये 0 0 हो जाएगा, n - n अल्फा, n अल्फा/2 ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3n अल्फा/2। तो अगर अमोनिया का वैल्यू 0 है, अमोनिया का जो प्रेशर यहाँ पर P अमोनिया इज लेस देन P टोटल, इसका मतलब जो डिसोसिएट हो रहा है n अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, इसको तुम n - n अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो बाद में, ठीक है। जब इक्वेशन रखोगे तो इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो बाकी चीजें वैसे ही चलेगा, ठीक है। बाकी तुम चीजें वैसे लेकर चलोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तुम लेकर चलोगे। तो निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया ऐसे ही रहने दो इसको। तो Kp 1/Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 तुम्हें निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू Pn2 मल्टीप्लाइड बाई PH2 क्यूब डिवाइड बाई 1/Kp पावर 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो Pn2 PH2 ये लिखना है तुम्हें यहाँ पर। तो Pn2 का वैल्यू क्या होगा,
यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ रखोगे, ठीक है, और PH2 का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रखोगे, और 1/Kp, तो पहले तो 1/Kp है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा Pn2 मल्टीप्लाइड बाई PH2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Kp पावर 1/2, और ये इसका भी पावर 1/2 होगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन रखना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर काउंट करोगे, n टोटल, n माइनस n अल्फा, n अल्फा बाई 2, 3n अल्फा बाई 2 हो जाएगा 4n अल्फा बाई 2, मतलब n अल्फा बाई 2 बचेगा, यहाँ पर n अल्फा बचेगा 2n अल्फा, तो n प्लस 2n अल्फा, यही आ रहा है ना, एक मिनट, n अल्फा बचेगा, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, n माइनस n अल्फा, n अल्फा बाई 2 प्लस 3n अल्फा बाई 2 हो जाएगा n माइनस n अल्फा, n अल्फा बाई 2, n अल्फा, तो ये हो जाएगा 4n अल्फा बाई 2, ठीक है। तो 4n अल्फा बाई 2 मतलब 2n अल्फा, तो n प्लस n अल्फा बचेगा, ये n प्लस n अल्फा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, तो PNH3, तो यहाँ मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ, बाद में हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ही रहने दो, स्क्वायर रूट बाद में कर लेंगे। PNH3 स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को यहाँ लिखोगे, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है n अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई n प्लस n अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर P, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 3n अल्फा, 3n अल्फा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई P होल क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई Kp, Kp को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Kp, सॉल्व करने पर है Kp मल्टीप्लाइड बाई n अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 3n अल्फा, और यहाँ पर नीचे है n प्लस n अल्फा, तो यहाँ पर भी n प्लस n अल्फा होगा, n प्लस n अल्फा, n प्लस n अल्फा, तो क्यूब प्लस ये हो जाएगा, तो n अल्फा बाई 2, n अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी है n अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n अल्फा बाई 2 होल क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा होल पावर 4, p क्यूब, और यहाँ पर है p, तो हो जाएगा p पावर 4, ये हो रहा है ना, डिवाइड बाई n प्लस n अल्फा डिवाइड बाई 4, ये आ रहा है, तो गड़बड़ मैंने कर दिया यहाँ पर, ये 3n अल्फा, तो 3n 3 क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, 3 क्यूब, तो 3 क्यूब, हाँ बेटा यहाँ पर 3 पावर 3/2 आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर स्क्वायर रूट करोगे, जब तुम स्क्वायर रूट करोगे इसका, तो 3 पावर 3/2 आ जाएगा, आ रहा है ना यहाँ पर देखो, थ्री पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 पावर 14 यहाँ पर है, 2 पावर 4 है, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको तुम नेग्लेक्ट करोगे, 2 पावर 4 16 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ ये है कि यहाँ पर 3/2 होना चाहिए, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ, 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन दिया गया है ना, अप्रोक्सीमेशन ये दिया गया है कि यहाँ पर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे डिग्री ऑफ डिफ्यूजन अल्फा को, ठीक है, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे। तो अगर इसको नेग्लेक्ट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू n, तो यहाँ जो नीचे वाला जो टर्म है ना, इसको तुम नेग्लेक्ट करते हो तो यह आ जाएगा n, 2n आ जाएगा यहाँ पर। तो जो n है, n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे n से n कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में केवल 2 पावर 4 बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, तो ये जो Kp मल्टीप्लाइड बाई P पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस n अल्फा पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई n अल्फा पावर 4, ठीक है।
तो अब ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक वाला ये टर्म, इस टर्म को नेगलेक्ट करना होगा। नेगलेक्ट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर नेगलेक्ट करोगे, यू कैन नेगलेक्ट अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एन, है ना। अल्फा को एन के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट करो यहाँ पर, तो क्या बचेगा, केपी मल्टीप्लाइड बाई पी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एन अल्फा पावर 4। यू कैन नेगलेक्ट अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो अगर अल्फा को नेगलेक्ट करोगे यहाँ पर, है ना, तो अल्फा को नेगलेक्ट करोगे तो नीचे क्या बचेगा, नीचे केवल एन बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4, है ना। तो सॉल्व करोगे, यहाँ से अल्फा भी कैंसिल होना चाहिए ना यहाँ पर। एन से एन वैसे कैंसिल हो जाएगा, एन अल्फा करोगे तो यहाँ से जो एन पावर 4 आएगा, उसको नेगलेक्ट करते हो, जो सेकंड टर्म उसको नेगलेक्ट करते हो, तो एन पावर 4, तो एन पावर 4 से एन पावर 4 कैंसिल हो जाएगा अल्फा। तो जो केपी है, केपी आ जाएगा यहाँ पर। हम लोग देखते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है, जो कि इसका स्क्वायर रूट करना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसका जो है स्क्वायर रूट करोगे। तो अब यहाँ पर देखना कि कौन सा टर्म आ रहा है, यहाँ पर देखोगे 3 पावर 3/2 होना चाहिए, केपी पावर जो केपी पावर 1/2 होना चाहिए, तो केपी पावर 1/2 आ रहा है, 3 पावर 3/2 आ रहा है, और पी स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पर पी स्क्वायर है डिवाइड बाई 16, तो 2 पावर 4 मतलब 16, ठीक है। तो ये जो टर्म आ रहा है यहाँ पर, तो बस जो बी पार्ट है, बी पार्ट में 3/2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, बोलेंगे यहाँ पर सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए यहाँ पर, है ना। तो 3 पावर 3/2, यहाँ पर 16 4 डिनोमिनेटर में 4 आएगा। नहीं सर, इसमें 4 की पावर 4 आ रही है। 4 की पावर 4 आ रहा है ये। यस सर, क्योंकि सर उसमें उसको नेगलेक्ट करेंगे ना, तो सर उसमें पी नॉट टोटल p/4 हो जाएगा, p/2 की जगह। अच्छा, तो 4/4 आ रहा है ये। ये सब p। अच्छा, तो देख लेना यहाँ पर कि 4/4 आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मैं बी पार्ट बोल दूंगा करने के लिए, तो आंसर बी पार्ट रहेगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को, इसको इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है नेगलेक्ट करने में, सिंगल वेरिएबल करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इसको 1 लेकर चलते हैं ना, तो जो n है n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल अल्फा बचेगा, उस केस में थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाए। सर इसको हम सीधा प्रेशर से भी कर सकते हैं, क्योंकि एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर टर्म्स में कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट प्रेशर से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर तुम्हें डायरेक्ट प्रेशर ही मिलेगा, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स को चेक करने तो डाल्टन ला यूज नहीं करना होगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर क्वेश्चन नंबर 50 या 15? 50 50 The number of integer greater than 6000 that can be formed using the digit, ये कहां से आ गया? ये तो मैथ का क्वेश्चन है बेटा। कौन सा क्वेश्चन पूछा है तुमने? क्वेश्चन बोलो बेटा, दोबारा क्वेश्चन पूछे, कौन सा क्वेश्चन? सर 50 तो मैथ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैथ आ रहा है। 50 तो मैथ है बेटा। सर इंटीजर टाइप पढ़ा दिया क्या? सर मेरा अच्छा, तो ये सर वाला। केमिस्ट्री था। इंटीजर अच्छा, 50 बन रहा होगा वो। ओके, तो if 66% N2O4 is dissociated into NO2 at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure, the volume occupied by, तो इस टाइप क्वेश्चन मैंने कराया बेटा एक क्लास में, नहीं कराया इस टाइप क्वेश्चन। ये सब मेरा आंसर गलत आ रहा था। बाकी लोगों का भी आंसर गलत आ रहा है बेटा, बाकी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। लगा रहा है। सौमित आंसर गलत आया था इसका भी। सौमिल सही है गलत आंसर इसका? सर मेरा आंसर अलग आ रहा था इससे। देखते हैं क्या दिक्कत है। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया?
66% N2O4 डिसोसिएट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर 0.66 होगा। पहले यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, कुछ उसके बाद स्क्रीन को बड़ा कर लूंगा मैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है N2O4, तो N2O4 डिसोसिएटेड इनटू ट्वाइस NO2। ठीक है, तो N2O4 दिया गया, डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 0.66 दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया गया है 1 atm, वॉल्यूम पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कितना मोल्स बनेगा फाइनल में। ठीक है, तो मास दिया गया यहाँ पर, मास ऑफ N2O4, N2O4 का मास दिया गया 11.5 ग्राम, तो इतना दिया गया है। चलो करते हैं यहाँ पर, तो पहले तुम निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 है ना, तो दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो गिवन मास 11.5 है, मोलर मास ऑफ N2O4, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 28, तो 28 प्लस O4, ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। ठीक है, ऐड करो, कितना आ रहा है बेटा N2O4 का मास टोटल? 92। 92 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 आ गया यहाँ पर, तो इसको मैं N0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल, या N ही रहने दो उसको। ठीक है, N लिख दे रहा हूँ, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका नंबर ऑफ मोल्स N है, ये 0 है, टाइम t इक्वल टू T पर, ठीक है, या इक्विलिब्रियम पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तुमने लिखा है, तो N माइनस N अल्फा हो जाएगा 2N अल्फा। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है N टोटल कितना हो जाएगा, N माइनस N अल्फा प्लस 2N अल्फा, तो कितना हो जा रहा है बेटा, N प्लस N अल्फा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जाएगा N प्लस N अल्फा, इट इज इक्वल टू N इंटू 1 प्लस अल्फा, इट इज इक्वल टू 11.5, ये है N का वैल्यू। ठीक है, 11.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू देखो ऊपर दिया गया है 0.66। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा 1.66 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने मोल्स हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मोल्स हो जाएगा 11.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.66, सर M तो 0. 19. सर उसको 92 से डिवाइड करेंगे, तो 0.1। अच्छा 92 से डिवाइड नहीं किया, 92 से डिवाइड भी करना होगा, 92 डिवाइड बाई 92 भी होगा बेटा, है ना, यहाँ पर डिवाइड बाई 92 करो तो सब बन हो जाएगा, डिवाइड बाई 92, 0.2075 मोल्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जो नंबर आया है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम चल गया। वॉल्यूम निकालना है तो PV इज इक्वल टू nRT यूज करोगे, है ना, तो प्रेशर यहाँ पर दिया गया 1 atm, तो प्रेशर को 1 रख दो, वॉल्यूम तुम्हें निकालना है लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.2075 मल्टीप्लाइड बाई R का वैल्यू 0.0821 रखोगे, क्योंकि ये ATM में दिया गया, वॉल्यूम लीटर में निकालना है। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया यहाँ पर। ठीक है, 300 केल्विन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2075 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300, ऐसा ही लिखा मैंने यहाँ तक 0.02, हाँ ठीक है, तो सही लग रहा है, तो 5.1107 आ रहा है, सही तो है आंसर 5.11, यहाँ पे 5 आंसर दिया था, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रल नंबर में इसको राउंड ऑफ करोगे तो 5 आएगा, अगर यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर 8.2 रख देते हो तो देखो क्या आता है यहाँ पर 8।
5.1 ही आ रहा है, ठीक है। तो 5.1 आंसर इसका है। और कोई डाउट है किसी को? सर ये समझ में आ गया? इसको नोट कर लो अगर ये हो गया तो, है ना। इसको नोट कर लो, ये तो आसान था ये वाला, है ना। यूज प्रिटेनिटी यूज करना था। और कोई, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़े बेटा। यस सर 48। 48। Equilibrium constant for this reaction is 50. 100 degree Celsius पर if 1 liter flask containing A2 is connected with 2 flasks containing 2 mole of B2, the amount of AB at equilibrium. ये तुम लोग हुआ बेटा या नहीं हुआ? बाकी लोग हुआ सही ये? हो गया। हो गया था। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर A2 प्लस B2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस AB और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया 50, ठीक है। 50 दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर केसी केपी एक ही होगा, चाहे केसी लिखो चाहे केपी लिखो, 50 दिया गया है। इफ 1 लीटर फ्लास्क वॉल्यूम दिया गया है V इक्वल टू 1 लीटर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A2 इज कनेक्टेड विथ 2 लीटर फ्लास्क, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या था बेटा? यहाँ पर वॉल्यूम था 1 लीटर A2 का। B2 का जो वॉल्यूम है 2 लीटर है, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है। 2 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 2 मोल ऑफ B2, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल B2 है, तो कंसंट्रेशन यहाँ निकाल लेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन, दोनों का जो कंसंट्रेशन है निकाल लो, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 लीटर 2 एंड इन 2 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ही रहने दो, ठीक है। 1 लीटर यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। यहाँ पर ये 0 मोल होगा टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ कितना बेटा? 1 लीटर प्लस 2 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर 3 लीटर, है ना। वॉल्यूम ध्यान देना, वॉल्यूम यहाँ पर 3 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, इन मोल्स में पूछ रहा है कि AB कितने मोल बनेगा। तो निकालते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन निकलेगा, उसके बाद मोल्स भी आ जाएगा, जैसे वॉल्यूम है मालूम है। तो एट इक्विलिब्रियम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स, एक्स डिसोसिएट हुआ यहाँ पर, 2 माइनस एक्स यहाँ बनेगा 2x बन जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 3 क्यूब। 3 मैंने क्यों किया बेटा? 2x से डिवाइड बाई 3 मैंने इसलिए किया कि वॉल्यूम 3 लीटर है और ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर एक्टिव मास Yes, था, yes. एक्टिव मास था कंसंट्रेशन। 2x डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा तभी होगा ये, है ना। तो 50 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 एक्स, तो एक्स क्यूब कर दो यहाँ पर, एक्स क्यूब इंटू 2 डिवाइड बाई 3 होल क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स सर 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्यों मैंने लिख दिया? एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पे जगह 1 बाई 3, 1 बाई 3 स्क्वायर, ये तो होगा ना। तो 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो 1 बाई 3 स्क्वायर 1 बाई 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर बचेगा। 2 स्क्वायर मतलब 4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे, यहाँ जगह 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, तो है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग सॉल्व करने आता है ना। तो 4 तो 4x सॉल्व करने बाद जाएगा बेटा, सॉल्व कर लोगे ना। यस सर।
कर लेना, ठीक है, टाइम फालतू चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। x क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो x क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB। तो x से निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB निकालना है, तो AB आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। x अननोन है तो डायरेक्ट यहाँ से x मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, x मिल जाएगा। और कोई डाउट है? नो सर। चलते हैं आगे। तो हम लोगों को आज पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में कहां तक हुआ था, याद है कुछ? एसिड बेस पढ़ रहे थे। एसिड बेस, ठीक है। Dissolution constant. डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हो गया था ना? Yes. ये क्वेश्चन भी हो गया था कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड कौन सा कॉन्जुगेट बेस होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो Ka और Kb मैंने बताया था, है ना? Yes. अब हम लोग पढ़ना है रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का डेरिवेशन भी है यहाँ पर, देखोगे बड़ा सा भयानक सा डेरिवेशन है ना? तो इस डेरिवेशन को कर लेते हैं, जैसे डेरिवेशन पूछेगा नहीं एग्जाम में, है ना? देख लेते हैं। इसे दो एसिड दिया गया है, एक एसिड दिया गया है HA1। मैं यहाँ पेन चेंज करता हूँ, पीला पीला दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये दूसरा पेन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन कलर का एक एसिड है। ये दिख रहा है बेटा? ग्रीन पे ग्रीन नहीं दिख रहा, रेड कर ले रहा हूँ मैं। तो HA1 और दूसरा एसिड है HA2, ठीक है। दो एसिड दिया गया है, HA1 और HA2 दिया गया है, और तुम्हें कंपेयर करना है दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा दोनों में, है ना? रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें नोन रहेगा, जैसे डिग्री ऑफ डिस्टोसिएशन, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर अल्फा 1 होगा, यहाँ पर अल्फा 2 दिया गया होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 दिया होगा, मैं C1 ले रहा हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन C1, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C2 दिया गया है, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम चला गया, अल्फा मालूम चल गया, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1 दिया गया है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 दिया गया है, ठीक है। तो दोनों एसिड का जो वैल्यू है यहाँ पर, जो है ना, जो चीज चाहिए वो दिया गया है, ठीक है। तो अल्फा क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड 1, अल्फा 2 इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड 2, C1 C2 are the initial concentration of acid 1 and 2, Ka1 Ka2 are dissociation constant of acid, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा, अगर तुम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ, so relative strength is equal to concentration of H plus, ठीक है, बाई एसिड 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस गिवन बाई एसिड 2। जो सेकेंड एसिड है वो कितना H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, यही होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई एसिड 2, है ना? तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, यही रेशियो होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। तो यही रेशियो निकालना है, H प्लस बाई एसिड 1, H प्लस बाई एसिड 2। तो मालूम होना चाहिए बेटा, HA1 एंड HA2 दीज टू आर वीक एसिड, दोनों ही वीक एसिड है, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग होगा, पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो वहां पर H प्लस का जो रेशियो निकालोगे H प्लस का, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 होता है। लेकिन अगर वीक एसिड की बात करोगे तो वीक एसिड में कुछ ज्यादा वीक एसिड होगा, कुछ कम वीक एसिड होगा, कुछ थोड़ा सा, है ना, स्ट्रॉन्ग होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, ना। तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ में निकालना है वीक एसिड का। तो HA1 और HA2 वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो पहले एसिड दिया गया है HA1, तो HA1 को डिसोसिएट करा दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? HA1 गिव्स H प्लस प्लस A1 माइनस, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है C1, ये दोनों 0 0 होगा। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया गया, तो C1 माइनस C1 अल्फा होगा,
और जो होगा C1 अल्फा C1 अल्फा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट एसिड। सेकेंड एसिड क्या होगा? जो सेकेंड एसिड है वो Ha2 दिया गया है, Ha2 डिसोसिएट एंड फॉर्म्स H+ along with A-, A2-। टाइम t इक्वल टू 0 पर C2 होगा, 0 होगा। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पर क्या लिखो बेटा यहाँ पर? C2 - C2 अल्फा, C2 अल्फा, C2 अल्फा दोनों का, है ना। जो KA है, KA1 निकाल लो, यहाँ पर KA2 भी निकाल सकते हो। तो KA1 यहाँ पर क्या आएगा बेटा? KA1 इज इक्वल टू C1 अल्फा अल्फा 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 1 माइनस अल्फा। थोड़ा मैंने शॉर्ट में कर दिया है, समझ में आ रहा होगा। C1 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C1 अल्फा, तो C1 अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ से तुमने C1 को कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा? C1 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा 1 कर लो बेटा, यहाँ पर अल्फा 1 है, अल्फा 2 ये होगा, ये अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2, क्योंकि यहाँ पर डिग्री एडिशन बेटा सेकंड एसिड का अल्फा 2 है, फर्स्ट का अल्फा 1 है। ठीक है, ओके। Ka2 सिमिलरली Ka2 इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई C2 1 माइनस अल्फा 2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दोगे तो C1 से एक C1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 1, और यहां से मिलेगा तुम्हें Ka2 इज इक्वल टू अल्फा 2, Ka2 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई, ये C2 होगा, C2 अल्फा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एक C2 से C2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बचेगा, है ना, 1 माइनस अल्फा 2। सिंस एसिड 1 एंड एसिड 2, जो एसिड 1 और 2 दिया गया है दोनों ही वीक एसिड है, तो अल्फा 1 इज लेस देन 1 एंड अगेन अल्फा 2 इज लेस देन 1। ठीक है, दोनों एसिड वीक एसिड है, तो जो डिनोमिनेटर यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर नेगलेक्ट कर सकते हो बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर C1 से एक C1 कटेगा तो एक C1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक C1 रह जाएगा, तो जो नेगलेक्ट करोगे, नेगलेक्ट करने पे क्या मिलेगा? Ka1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 स्क्वायर, Ka2 इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर मिलेगा। तुम्हें H+ चाहिए, H+ बाई एसिड 1, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई एसिड 1। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आएगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 है ना, और अल्फा 1 का वैल्यू क्या होगा बेटा? यहां से निकालोगे, सॉल्व करोगे तो अल्फा 1 का वैल्यू होगा अल्फा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka1 डिवाइड बाई C1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है, इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ Ka1 डिवाइड बाई C1। अगेन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ C1 Ka1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे, सिमिलरली, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई एसिड 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C2 Ka2 ये आएगा। तो फर्स्ट एसिड से जो H+ मिला तुमने निकाल लिया, सेकंड एसिड से H+ मिला है बेटा उसको भी निकाल लिया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट नहीं है ना बेटा? नो सर। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ लिखोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई एसिड 1 ना डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई एसिड 2। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा? रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, है ना, तो उसको मैं डायरेक्ट इक्वेट कर देता हूं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 Ka1 डिवाइड बाई C2 Ka2। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, रिलेटिव स्ट्रेंथ
रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 KA1 डिवाइड बाई C2 KA2। ये होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, दिख रहा है? स्टार्टिंग से कर लो, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला मिस हो गया है। यहाँ से ये डेरिवेशन बेटा ऊपर कराया गया है, जो क्लोज कर दिया मैंने ब्रैकेट को, नीचे कर दूं? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर एंड आयनिक वाटर। बेटा इसमें एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन देखें इसमें है या नोट किया गया है? इसका क्वेश्चन आया कर लोगे ना। यहाँ पर तुम्हें Ka1 और Ka2 का वैल्यू रखना होगा। बेटा एसिड के यहाँ पर Ka1 है, जो एसिड है, एसिड के लिए तुमने यहाँ पर Ka1 लिखा हुआ, Ka2 लिखा हुआ है। अगर बेस हो तो क्या लिखते हैं? यहाँ पर बेस का रेडियो सिस्टम क्या लिखोगे? Kb कर दोगे, बाकी चीजें वही रहेगा। जहां पर Ka है वहां पर Kb कर दोगे, ठीक है? बाकी सब चीजें सेम रहेगा, बस बेस के लिए Ka जहां पर Kb हो जाएगा, और कोई नहीं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस लिख सकते हो। तो ये था एसिड के लिए। बेस के लिए क्या होगा बेटा? और बेस, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C1 KB1 डिवाइड बाई C2 KB2, ठीक है? तो ये बेस के लिए हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, बस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो अलग अलग होता है एसिड बेस के लिए। तो बेस के लिए बेस का रखोगे, एसिड के लिए एसिड का रखोगे। सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर आर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है? तो सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर क्या होता है उसको देखेंगे। यहाँ पर पीएच स्केल देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल और इलस्ट्रेशन, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वाटर का, उसको KW लिखते बेटा। बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राइव नहीं किया। जो वाटर बेटा, वाटर सेल्फ आयनाइज होता है, देखो यहाँ पर है ना, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला रिएक्शन। तो वाटर है, Yes, sir. वाटर इटसेल्फ एसिड एंड बेस। वाटर अगर H प्लस है ना एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा? एसिड हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो H2O है, H2O ने H प्लस ले लिया, तो H2O क्या होगा बेटा? बेस होगा कि नहीं? H प्लस एक्सेप्टर्स और नोन एज बेस, और H प्लस दोनों, जो सेकंड है यहाँ पे वाटर है, ये H प्लस डोनेट करके OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, है ना? जो सेकंड H2O है, ये तुम्हारा हो जाएगा एसिड। फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा? बेस होगा। तो यहाँ पर एसिड और बेस, जो वाटर है, वाटर खुद एसिड और खुद बेस तरह बिहेव कर रहा है और आयनाइज हो गया। इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर और आयनाइजेशन, सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर। वाटर खुद से आयनाइज हो रहा है, इसमें कुछ है, तुमने बाहर से एसिड या बेस नहीं डाला, ऑटोमेटिक ये आयनाइज हो रहा है, ठीक है? तो अब तुम देखोगे कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में है ना, थोड़ा सा को सिंपलीफाई करोगे तो ये इस तरह भी होता है। H2O गिव्स H प्लस प्लस OH में, जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसी को तुम इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो H3O प्लस है, यहाँ पे एक वाटर है, रिजेक्टेंट साइड में भी एक वाटर। जब तुम बैलेंस करोगे तो वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो जो ओवरऑल रिएक्शन है, सिंपलीफाई होने पर H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस होगा। काफी सिंपल सा इक्वेशन है, कोई डाउट नहीं बेटा यहाँ पर? No, sir. No, sir. आगे तुम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है? वेयर K इज इक्वल टू H3O प्लस। देखो जितना H प्लस है बेटा उतना ही H3O प्लस होगा ना। H3O प्लस कैसे बनेगा? H2O प्लस H प्लस, जितना H प्लस होगा वही H3O प्लस होगा। तो कहीं कहीं पर H प्लस लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर H3O प्लस लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो अगर तुम ये वाला देखो, अगर तुम ये वाला क्वेश्चन लेके चलोगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लेके चलोगे तो यहाँ पर H प्लस आएगा। अगर तुम ये वाला रिएक्शन लेके चलोगे, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है,
तो ऊपर वाले से तुम्हें H3O प्लस मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा नीचे वाला। ठीक है, कोई डाउट नहीं है Yes, बेटा? sir. तो No, अब देखो, हाँ, तो अब यहाँ पर जो K है ये KW नहीं होता है, ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वेयर K इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। और जो KW अभी निकालेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर तुम देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकाला गया है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55.55 मोल पर लीटर। ठीक है, जो वाटर का कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट 55 मोलर है, 55 मोलर होता है। ठीक है, तो 55 मोलर है, और जो H प्लस यहाँ पर जो वाटर डिसोसिएट हुआ है ना, यहाँ पर 55 मोलर जो वाटर डिसोसिएट होता है, जो H प्लस यहाँ मिला है, H प्लस और OH माइनस, तो जो H प्लस है, H प्लस का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट होता है 10 पावर -7, जो OH माइनस इसका भी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट होता है 10 पावर -7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वाटर है 55 में से देखो कितना कम क्वांटिटी डिसोसिएट हुआ। अगर तुम निकालोगे कितना डिसोसिएट हुआ, कितना कम हुआ यहाँ पर, तो 55 माइनस 10 पावर -7, सेपरेट करो बेटा, 55 में से 10 पावर -7, तो कितना होगा ये ऑलमोस्ट 55 मोल ही तो होगा यहाँ पर, मोलर। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोसिएट होने के बाद वाटर का जो कंसंट्रेशन वो कम नहीं हुआ, उतना ही है कि नहीं। जब यहां से तुम H प्लस को डिसोसिएट करा रहे हो, तो जो H प्लस और OH माइनस बना उसका अमाउंट बहुत कम है, दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट, सो यू कैन नेग्लेक्ट अमाउंट ऑफ H प्लस विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, और जिसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फेज। जिसका कंसंट्रेशन चेंज ना हो वो क्या होगा बेटा, उसका कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगा, वो कांस्टेंट फेज जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट फेज। मतलब उसका जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब जो H2O है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये कांस्टेंट है। ठीक बेटा, H प्लस और OH माइनस तो वेरी करेगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ H2O है ये कांस्टेंट है। तो तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसको कंसंट्रेशन ऑफ H2O से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तुमने K को कंसंट्रेशन ऑफ H2O से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये K मल्टीप्लाइड बाय H2O, इसी को लिखा गया KW, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा कि नहीं बेटा? यस। फिर से देखो, दोबारा देखो बेटा, जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन 55.55 मोलर है, जो H प्लस डिसोसिएट हो रहा है 10 पावर -7 मोलर डिसोसिएट होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब जो डिसोसिएशन हो रहा है बहुत कम हो रहा है, मतलब जो वाटर है, वाटर बहुत ही ज्यादा वीक एसिड और बहुत ही ज्यादा वीक बेस है ना। तो अगर वीक एसिड और वीक बेस है, इसका मतलब जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो ये कांस्टेंट होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इटसेल्फ इज कांस्टेंट, है ना। सो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय H2O इज अनदर कांस्टेंट दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो K मल्टीप्लाइड बाय KW, K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू KW। ठीक है, अब KW है क्या है, ये है KW, एंड KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना। इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, सो KW इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक बेटा, तो इसी को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। यहां से यहां तक नोट कर लो, जो डेरिवेशन है नोट कर लो। यहाँ पर डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि KW कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे आया यहाँ पर KW। लिख लिया? ओके, तो फिर से देखते हैं बेटा, आ जाते हैं न्यूट्रल वाटर पर। जो वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है कि नहीं? न्यूट्रल वाटर, यस सर।
मैंने लिख दिया न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल वाटर का मतलब क्या हुआ? कोई सब्सटेंस या कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा, है ना। जितना H प्लस अगर उतना ही OH माइनस है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। क्योंकि जो वाटर है, वाटर जब डिसोसिएट होगा, है ना, तो जब डिसोसिएट होगा तो अगर मान लो 1 मोल वाटर डिसोसिएट हुआ तो 1 मोल H प्लस मिलेगा और 1 मोल ही OH माइनस मिलेगा, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। इसलिए वाटर को बोलते हैं न्यूट्रल। जो प्योर वाटर है वो न्यूट्रल होता है ना। तो न्यूट्रल वाटर मतलब जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस होगा। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, तो अगर पूछा जाए कि जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन की बात किया जाए तो सोल्यूशन 3 टाइप होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अगर H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस है तो जो सोल्यूशन है बेटा क्या होगा? न्यूट्रल होगा, है ना। और अगर H प्लस का अमाउंट ज्यादा हो जाए OH माइनस से, थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए, तो सोल्यूशन क्या होगा? अगर H प्लस ज्यादा है, ज्यादा H प्लस है तो सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन। और अगर H प्लस का अमाउंट कम हो जाए OH माइनस से, इफ H प्लस इज स्मॉलर देन OH माइनस, तो सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक बेसिक सोल्यूशन का। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि तुमने H प्लस एसिड डाल दिया सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, इसलिए कंडीशन है ना। H प्लस का अमाउंट जब तक OH माइनस ज्यादा नहीं होगा तब तक सोल्यूशन एसिडिक नहीं होगा। जब तक हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन H प्लस ज्यादा नहीं होगा तब तक सोल्यूशन बेसिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, 3 कंडीशन एसिडिक सोल्यूशन का, 1 2 3, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये तो तुम्हारा जनरल है, ये इन जनरल है, मतलब कि हर एक टेम्परेचर पर ट्रू है, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो, है ना, चाहे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 ये वेपराइज देगा वाटर सॉल्वेंट। तो वैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर अगर तुम्हें एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सोल्यूशन देखना हो तो तुम्हें देखना होगा H प्लस का अमाउंट OH माइनस ज्यादा है या कम है, तो तुम आसानी से बता लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो अब आते हैं यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो ये पीच के पहले बना दिया है, इसको मैं क्लोज कर दूं थोड़ा देर के लिए, बाद में बताऊंगा मैं इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले रहा हूँ। देखो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 मोलर। ये पढ़ा था बेटा, अभी मैंने बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो H प्लस है 10 पावर माइनस 7 होता है, OH माइनस भी 10 पावर माइनस 7 होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7, है ना, फॉर प्योर वाटर। ये प्योर वाटर के लिए है, तुमने इसमें एसिड और बेस नहीं डाला है, तो H प्लस क्या होगा 10 पावर माइनस 7 होगा, OH माइनस भी 10 पावर माइनस 7 मोलर होगा। जो KW है, KW तुमने डिफाइन किया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो KW क्या होगा बेटा, तुमने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला। सो KW इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ये तो होगा ना KW, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW का वैल्यू कितना होगा, 10 पावर माइनस 7 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 7 होगा कि नहीं। 10 पावर माइनस 7 को 10 पावर माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा 10 पावर माइनस 14 होगा कि नहीं। Yes, sir. और KW
हाँ, तो अब के डब्ल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है। के डब्ल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो मतलब जो के डब्ल्यू है, के डब्ल्यू का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑलवेज 10⁻⁴ होगा। ठीक है। H प्लस ओ एच माइनस का अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 10⁻⁻14 आएगा। तो के डब्ल्यू का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा 10⁻⁻14। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया बेटा सबको? ओके, तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर एच डी सोल्यूशन बोला जाए तो H प्लस ग्रेटर देन ओ एच माइनस होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन ओ एच माइनस, है ना। इसका मतलब H प्लस का अगर अमाउंट 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाए तो सोल्यूशन क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। Yes. Yes, sir. और Yes. अगर H प्लस का अमाउंट 10⁻⁷ से कम हो जाए तो सोल्यूशन क्या होगा बेटा, बेसिक होगा। Yes, और sir. अगर H प्लस का अमाउंट इक्वल टू हो जाए, इक्वल टू 10⁻⁷, तो सोल्यूशन क्या होगा बेटा, Neutral. न्यूट्रल। तो ये जो तीनों कंडीशन में लिखवाया है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ट्रू होगा। अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, है ना। तुमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पे जो H2O है, H2O क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन रिएक्शन है। जो H2O है ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और OH माइनस में, है ना। तो अगर किसी सॉल्ट को हीट करोगे, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक, मालूम है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस को डिसोसिएट कराना, तोड़ना हो, किसी को तोड़ना फोड़ना तो एनर्जी लगेगा, चाहे सॉल्ट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मॉलिक्यूल हो। अगर उसको ब्रेक करना होगा तो एनर्जी लगेगा। तो वाटर यहाँ पर डिसोसिएट हो रहा, तो डिसोसिएशन क्या होगा, इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पता है ना ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पर, इंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। इसका मतलब जो H प्लस है, H प्लस का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, OH माइनस का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एट 62 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो इंक्रीज होकर 10⁻⁻6 मोलर हो जाता है। पहले क्या था बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना था पहले, 10⁻⁻7 मोलर था। अब ये इंक्रीज हो जाता है बेटा, तुमने टेम्परेचर क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया 62 डिग्री सेल्सियस पर। जो H प्लस है, H प्लस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो H प्लस का अमाउंट हो जाएगा 10⁻⁷ से 10⁻�6 मोलर। ठीक है, तो एट 62 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, बताओ तुम दोनों, क्या होगा बेटा यहाँ पर, तुमसे बताओ बेटा। So 10 raised to power minus 12. 10 raised के to डब्ल्यू power इक्वल टू minus कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस होगा। तो जितना H प्लस उतना OH माइनस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻12। ठीक है, तो देखोगे जो KW है, KW का वैल्यू भी 10⁻⁻14 से इंक्रीज होकर 10⁻⁻12 हो गया। तो याद रखो कि ये जो मैंने कैलकुलेशन ऊपर बताया है, ये वाला, ये केवल 25 डिग्री सेल्सियस पर ट्रू है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो KW का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर चेंज हो गया KW का वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी चेंज हो जाएगा, जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes. यस सर। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर कर रहे हैं सर, बस 1 मिनट। सर। बोलो बेटा। सर KW का वैल्यू तो हर टेम्परेचर पे डिफरेंट होगा। बिल्कुल। सर तो फिर हमने 25 डिग्री सेल्सियस स्पेशली क्यों कंसिडर करा है?
क्योंकि जो रूम जो हमारा कैलकुलेशन होगा आगे, जैसे पीएच स्केल बताएंगे या फिर कैलकुलेशन होगा जहां पर टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा, वहां पर के डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग 10⁻⁻14 लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जो पीएच स्केल है, जब हम लोग पीएच निकालते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं, हमने क्लास 10 पीएच निकाला होगा, ठीक है, वो किस पर होता है बेटा, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर बताया है। ठीक है, ओके सर। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। बस सर लास्ट रह रहा है। स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। डन सर। ओके, आगे हमने पढ़ना है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच है ना, पीएच को कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ देखो पीएच क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है सोवरेन गेव, तो साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर सोरेंसन, सोवरेन नहीं सोरेंसन है। सोरेंसन गेव बेस्ट वे टू एक्सप्रेस acidic basic solution. This is a logarithmic scale in which a hydrogen ion concentration ranges from 10⁻⁻14 to 1 mole per liter. pH may be defined as logarithm of a reciprocal of concentration of H3O+. तो ये डेफिनेशन इसका दिया गया है ना। तो pH range is taken as 0 to 14 for acidic बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, जो पीएच स्केल जो हम लोग पीएच पढ़ते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कंसीडर करते हैं लोग, है ना। अगर मान लो टेम्परेचर चेंज कर दिया तो जो पीएच स्केल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पीएच स्केल बनाया कैसे गया बेटा, जो पीएच का डेफिनेशन है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ या फिर H3O+ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे H+ लिखो चाहे H3O+। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो मेन फॉर्मूला तुम्हारा ये pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है pH का। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ लोगे तो pH निकल आएगा, और pH से ही हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जिससे अगर बात किया जाए न्यूट्रल सॉल्यूशन का, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ हो क्या था बेटा, 10⁻⁻7 होता है ना। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7। तो pH इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंट हो सामने आ जाएगा -7 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7। तो pH इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा बेटा। तो अब देखो यहाँ पर नेगेटिव लॉग क्यों लिया गया pH का, पहले तो लॉग क्यों लिया गया, ये देखो लॉग लिया गया इस वैल्यू को हम लोग समझने के, देखो यहाँ पर जो यूज किया था pH स्केल, वो जनरली अल्कोहल के टेस्ट में किया था। जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, किस तरह है, अल्कोहल को टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब वहां पर जो वर्कर काम करते हैं उनको ये जो साइंटिफिक नंबर है उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस नंबर को हम लोग जो डेली यूज का नंबर उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो नंबर कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, एक्सपोनेंट कब सिंपल नंबर में कन्वर्ट होगा, जब तुम उसका लॉग लोगे। जब लॉग लोगे तो जो एक्सपोनेंट है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका लॉग लिया गया। लॉग लेने में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो H+ का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जैसे यहाँ पर देखोगे -14 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नेगेटिव लॉग लिया गया। तो अगर तुम नेगेटिव लॉग लोगे तो जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ पर तुमने देखा। ठीक है, 10⁻⁻7 था, तो लॉग लोगे तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम नेगेटिव लॉग लोगे तो -7 + 7 आ जाएगा। ये तुम इजीली हैंडल कर सकते या किसी के भी समझ में आ जाएगा कि pH 7 का मतलब क्या है। ठीक है, तो उस नंबर को इस डेली यूज के नंबर में जो लोग समझ सकते हैं इजीली, या कोई भी समझ ले इजीली नंबर है ना, उसमें कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव लॉग लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर pH आ गया 7,
तो PS7 क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल। तो अगर ये न्यूट्रल हो गया तो एसिडिक क्या होगा, एसिडिक के लिए हम लोगों ने देखा बेटा पीएच, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 पावर -7, ये होता है फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, ये होता है ना बेटा, ये मैंने बताया था सबसे पहले, एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका नेगेटिव लॉग ले लो, जब इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो क्या है बेटा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पहले लॉग ले लेते हैं बाद में माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस ग्रेटर देन 10 पावर, यहाँ पर भी लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ऑफ 10 पावर -7। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मालूम है ना इनइक्वालिटी का रूल, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -7। तो ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस तुम्हारा पीएच हो जाएगा, तो पीएच इज लेस देन 7, ये 7 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक नंबर, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच है, पीएच 7 से कम होगा, एंड सिमिलरली, ठीक है, pH इज ग्रेटर देन 7 फॉर बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन। तो जब तुम pH स्केल बनाओगे तो pH स्केल में जो pH 7 है, ये pH स्केल है, ठीक है, तो अगर 7 है तो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल, ठीक है। अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, बेसिक सॉल्यूशन, है ना, और 7 से कम होगा तो क्या होगा बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो ये 3 रीजन है, एसिडिक रीजन, बेसिक रीजन और इक्वल टू 7 रीजन। इक्वल टू 7 में क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल हो जाएगा, और ग्रेटर देन 7 में बेसिक, लेस देन 7 में एसिडिक। तो ये पीएच स्केल है। तो यहाँ पर जो इंड है, इंड क्या होगा यहाँ पर पीएच का, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तुम्हें मालूम है Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो अगर H प्लस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन और कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा ऑटोमेटिक, है ना। तो अगर इसको डिक्रीज कर देते हो, तुम इतना डिक्रीज करो ताकि ये मिनिमम हो जाए। जब तुम इसको डिक्रीज कर दोगे, ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाए अगर OH माइनस, तो H प्लस का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, क्योंकि दोनों का जो समेशन है, दोनों का जो सम करोगे, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर 10 पावर -14। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 पावर मिनिमम होगा ये। चलो इसको मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ, इसको इस तरह देखो, इस पूरे जो क्वेश्चन यहाँ पर KW लिखा है, KW को इसका तुम लॉग ले लो, ठीक है, लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, जहां प्लस था। नेगेटिव लॉग ऑफ KW, नेगेटिव लॉग KW को PKW लिखा जाता है, PKW। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को PH लिखा जाता है। नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस को POH लिखा जाता है, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज इक्वल टू 10 पावर -14। हेंस PKW इज इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा। जो PKW 14 होगा बेटा, इसका मतलब PH प्लस POH, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, होगा ना बेटा, बोलना। यस सर। ठीक है।
तो इसका मतलब अब देखो, अगर तुम्हें पीएच को मैक्सिमाइज करना होगा तो पीओएच को मिनिमाइज करना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच कितना होगा, 14 होगा, और मिनिमम वैल्यू पीएच कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से काफी क्लियर दिख रहा है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव लॉग ऑफ 10 पावर -14 तो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा पीएच का, 14, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगा 0। ठीक है, 0 to 14, ये तुम्हारा पीएच स्केल आ जाएगा। समझ में आ रहा बेटा, ये तुम्हारा पीएच स्केल है। तो यहाँ तुम बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, और कौन सा बेसिक है। ठीक है, किसी कोई डाउट बेटा यहाँ पर पीएच स्केल में तो पूछ सकते हो। इसी को यहाँ पर डराइव किया गया है, यहाँ साइड में बहुत छोटा सा डराइव किया गया है, इसमें समझ में नहीं आएगा। जो मैंने बताया उसको समझ लो, उसको नोट कर लो। Done, sir. तो सबको समझ में आ गया, सब लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, लिख भी लिया, नोट भी कर लिया। तो आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। तो क्या लिमिटेशन है यहाँ पर, तो 3 लिमिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट गिव इमीडिएट आइडिया ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर दो सॉल्यूशन का, दो एसिड का तुमने पीएच निकाला, एक का पीएच 1 है, दूसरे का पीएच 2 आ गया है ना, इसका मतलब एक नहीं है कि ये जो एसिड 1 है वो मोर एसिडिक हो गया एसिड 2 से, ऐसा है कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है। ठीक है, तो पीएच से एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम नहीं चलता, ये फर्स्ट है। ठीक है, हो सकता है जो HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो HCl है, इसका पीएच तुम्हारा जो 6। ठीक है, और जो वीक एसिड है CH3 COOH, इसका जो पीएच है, पीएच आ जाए यहाँ पर पीएच 3, है ना। तो एसिटिक एसिड का पीएच 3 हो सकता है और HCl का पीएच 6 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये नहीं बेटा जो HCl वीक एसिड हो गया CH3 COOH से, है ना, क्योंकि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बताता पीएच स्केल। नंबर 2, पीएच वैल्यू कैन बी -2। मान लो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर आ गया तो नेगेटिव लॉग ऑफ H+, ये तो होगा तुम्हारा पीएच, है ना। तो नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H+ लिखो यहाँ पर, तो माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 1, जो H+ का कंसंट्रेशन 1 आ गया ना यहाँ पर, तो माइनस लॉग ऑफ 1, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर तुमने 2 मोलर ले सॉल्यूशन, तुम्हारा 2 मोलर आ गया, ठीक है, 2 मोलर, तो माइनस लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। तो माइनस लॉग ऑफ 2 मतलब क्या होगा बेटा, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, जो पॉजिटिव नहीं होगा यहाँ पर 0.3, क्योंकि लॉग 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 0.3 मैंने लिख दिया। तो माइनस लॉग 2 इज इक्वल टू माइनस 0.3। तो जो लॉग है बेटा यहाँ पर लॉग का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, तो पीएच का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। सेकंड है लिमिटेशन, लेकिन तुमने क्या लिखा, जो पीएच स्केल 0 से 14 हो सकता है। नेगेटिव का तुमने नाम ही नहीं लिया, लेकिन नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट 8, ये 8 होना चाहिए या फिर 8, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 8 10 पावर -6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन हैव पीएच इज इक्वल टू 8, है ना। देखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+, यहाँ पर जो एसिड है, एसिड का सॉल्यूशन 10 पावर -8 मोलर है, इसका पीएच 8 नहीं होना चाहिए, 8 से कम, 7 से कम होना चाहिए, है ना। जब तुम निकालोगे यहाँ पर पीएच, तो पीएच यहाँ पर 8 आ जा रहा है, तो ये भी थर्ड ड्रॉबैक है कि जो एसिड है, एसिड बेसिक रेंज में चला जा रहा है। तो मैंने डायरेक्टली निकाला यहाँ पर पीएच और ये बेसिक रेंज चला गया, ग्रेटर देन 7 है ये, जबकि लेस देन 7 होना चाहिए एसिड का पीएच। ये थर्ड ड्रॉबैक है। तो तीनों ड्रॉबैक को नोट कर लो, नोट कर लेना, मुझे बता देना। नोट कर लिया? यस सर। इलस्ट्रेशंस कुछ दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कंसंट्रेशन हैज लार्जेस्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ए वीक एसिड। बताओ यहाँ पर, बताना यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा।
यहाँ पर आंसर दिया गया बेटा, डी पार्ट कैसे आंसर आ गया बेटा, वो कोई बताएगा? डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन डी पार्ट का ज्यादा होगा कैसे? पीयूष बताओ, बता सकते हो? और कौन कौन है आज? हाँ सौमिल, अर्पित बताओ, तुम अर्पित। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तुमने पढ़ा है ना बेटा, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ना? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अल्फा वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ केवी, मैंने बताया था। तो जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो कौन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, 1 मोलर, 0.5 मोलर, 0.1 मोलर या 0.01 मोलर? तो ऑब्वियसली जो डी पार्ट है ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है ना। तो अगर कंसंट्रेशन सबसे कम है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू हाईएस्ट होगा, डी पार्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, डी पार्ट यहाँ आंसर दिया गया। ओके, समझ में आ रहा सबको? चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब हुआ एक H प्लस देगा, जो एसिड है 1 मोल एसिड 1 मोल H प्लस देगा, इसी का मतलब होता है मोनोबेसिक। तो 3 एसिड दिया गया है ABC, तो तीनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया 10 पावर -4 -6 -10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कंसंट्रेशन दिया गया 10 पावर, कंसंट्रेशन दिया गया 0.1 मोलर। तो बताना है ना, which of the following has been arranged in increasing order of pH, increasing order of pH। तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका पीएच ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तुमने सेम रखा है, तीनों एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो सेम रखा है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू Ka इंटू C होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सेम है तो H प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K, ये होगा। इसका मतलब जो H प्लस है, H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर सेम कंसंट्रेशन, H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ Ka। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो देखो ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है तो ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ए का पी ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर सी का। ए बी सी आंसर हो जाए। ठीक है, ए मैक्सिमम, फिर बी, फिर सी। यहाँ पर तो आंसर, अच्छा ये सी पार्ट आंसर है। ठीक है, ये भी तो नहीं है आंसर, आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन ए दिया गया है तो ए बी सी, हाँ ठीक है। तो कौन सा बेटा मोस्ट एसिडिक होगा? तो ए मोस्ट एसिडिक होगा, बी लेस एसिडिक होगा, और जो डी है यहाँ, जो सी है वो लीस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, तो H प्लस कहाँ ज्यादा होगा बेटा? सबसे ज्यादा H प्लस तुम्हें मिलेगा यहाँ पर ए में, फिर H प्लस बी में होगा, फिर H प्लस सी में होगा। ठीक है, ये समझ रहा बेटा? ये मैंने अभी को लिखा, H प्लस फॉर A इज ग्रेटर देन H प्लस बाई बी। यस सर। ओके, तो जब तुम इसका पीएच लोगे, पीएच होता है नेगेटिव लॉग होता है। ठीक है, जब नेगेटिव लॉग लोगे तो जो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, इसलिए ए पार्ट है। पीएच का जो ऑर्डर है H प्लस का अपोजिट हो जाएगा, जिसका पीएच कम होगा मोर एसिडिक होगा। तो पीएच सबसे कम ए का है तो मोर एसिडिक ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो पीएच सबसे कम होगा ए का, फिर बी का होगा, सी का सबसे ज्यादा पीएच होगा। जो लीस्ट एसिडिक है उसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको कर सकते हो तुम लोग, ट्राई करो। अरेंज द फॉलोइंग which cause the greatest change in pH to 50 ml of 0.2 molar malonic acid solution। तो जो मैलोनिक एसिड है बेटा, मैलोनिक एसिड को मैं HM लिख रहा हूँ। ठीक है, HM।
तो ये मेलोनिक एसिड है, ठीक है, मैं HM लिख दे रहा हूँ, HM, ठीक है। ये क्या देगा, H प्लस प्लस M देगा, M माइनस, तो एसिड होगा यहाँ पे H प्लस देगा, कोई भी एसिड हो, है ना। तो अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ दिया गया है greatest change in pH on addition of 50 ml of 0.2 molar malonic acid solution, ठीक है। तो 50 ml 0.2 मोलर malonic acid solution तुम यहाँ पर 1 by 1 A में, B में, C में और D में डालोगे, तो कहां पर pH सबसे ज्यादा चेंज होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक बेटा, तो याद रखो बेटा, जो बेसिक सोल्यूशन है, जो बेसिक सोल्यूशन है वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, तुरंत बेसिक से एसिडिक रीजन में चला आएगा। बाकी देखो जो HCl है ये भी क्या एसिड है, एसिड से एसिडिक रीजन में, क्योंकि ये खुद एसिड है, तो एसिड को एसिड में डालोगे तो एसिडिक रीजन में ही रहेगा। ये भी एसिडिक एसिड भी एसिड है तो ये भी एसिडिक रीजन में रहेगा, ये भी एसिडिक रीजन में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जो NaOH है 0.02 मोलर NaOH, ये तुम्हारा बेसिक रीजन में है। जब तुम इसमें बेस डालोगे, आप 0.2 मोलर मेलोनिक एसिड डालोगे, तो ये बेसिक रीजन से या तो न्यूट्रल होगा या तो एसिडिक रीजन में चला आएगा, क्योंकि यहाँ जो एसिड का अमाउंट कंसंट्रेशन देखो ज्यादा है, 0.2 मोलर है। इसका मतलब जो एसिडिक है, जो बेस है बेटा, बेस है एसिडिक रीजन में चला आएगा। तो ग्रेटेस्ट चेंज होगा यहाँ पर बी पार्ट में। वैसे इसका कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड भी दिया गया है। वीक एसिड का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वीक एसिड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको हम लोग देखेंगे आगे कि अगर वीक एसिड दिया गया तो हम लोग कैसे निकालेंगे पीएच, ठीक है। तो याद रखो, बेस में अगर तुम एसिड डालोगे तो पीएच वहां पर शार्पली इंक्रीज करेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस पूरा पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो आगे पढ़ना है हम लोगों को डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड बेस का पीएच कैसे निकालोगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है 2 वीक एसिड, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, तो इन चारों देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना बेटा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी 3 टाइप का हाइड्रोलिसिस पढ़ना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और 2 वीक एसिड का सॉल्ट। तो इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना कवर करेंगे। तो अगर तुम लोग हो सके तो उसको पढ़कर आना नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा एनसीईआरटी से या फिर जो भी बुक तुम्हारे पास है उससे पढ़कर आओगे, थोड़ा सा इजी होगा मेरे लिए और तुम लोगों के लिए भी इजी होगा समझना। तो यहाँ तक तुम लोग पढ़कर आओगे, ठीक है। इसी बुक से पढ़कर आना, एनसीईआरटी से पढ़कर आओ या जो भी तुम्हारे पास बुक से पढ़कर आओगे। ओके बेटा, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बाय सर।